नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन 15 फरवरी 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस किस देश में खोला जाएगा? तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको सीबीएसई बोलते हैं। वो अपना नया ऑफिस खोलेगा यूएई के अंदर। यूएई के दुबई के अंदर। दुबई कहाँ पर है? आबू धाबी के अंदर। तो यूएई के आबू धाबी में दुबई के अंदर सीबीएसई है वो अपना नया ऑफिस खोलेगा। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आईआईटी दिल्ली है उसने भी एक नया कैंपस आबू धाबी के अंदर खोला है, दुबई के अंदर, और वहाँ पर मास्टर्स कोर्स शुरू किए हैं। उसी कड़ी के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना नया ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है यूएई आबू धाबी दुबई के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। बात की जाए सीबीएसई की, तो सीबीएसई की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। ये भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। ये राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई, ठीक है। इसका गठन कब हुआ पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना 2 जुलाई 1929 को। 2 जुलाई 1929 को सीबीएसई का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन पिछले महीने एक और पढ़ाया था, वो भी इंपॉर्टेंट था, मैंने 3 स्टार लगवाया था आपको। वो क्वेश्चन क्या था? जो आईआईटी मद्रास है उसका कैंपस खोला गया था तंजानिया के जांजिबार के अंदर। जो तंजानिया का जांजिबार जगह है वहां पर आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस खोला था। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली वाला मैंने आपको बता ही दिया है, आबू धाबी के अंदर कैंपस खोला था। पिछले महीने ही एक मास्टर कोर्स शुरू किया था। बात की जाए यूएई देश की, यूएई को लेकर स्टैटिस्टिक्स का आपको क्या कवर करना है? तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। ये एक ही नाम है, मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है, वो यूएई के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, वो प्रधानमंत्री हैं यूएई के। तो ये यूएई को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था और स्टैटिस्टिक्स का था जिसको आपको कवर करना था। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा? उससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से एक क्लास मिलेगी जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। प्रतिदिन आप 15 मिनट मुझे दे देना, उसके बाद आपकी करंट अफेयर की झंझट खत्म हो जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई सा भी एग्जाम दोगे उसके अंदर करंट अफेयर होता है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे उन क्वेश्चन को कर लेते हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से सीधे सीधे आगे निकल जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कल पीएम मोदी ने देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था यूएई के अंदर। यूएई का पहला हिंदू मंदिर कौन सा है? तो वो है अक्षरधाम मंदिर है। क्या है पूरा मैटर? तो यूएई का पहला हिंदू मंदिर कहाँ पर बना है? अल वाकबा में बना है। अल वाकबा आबू धाबी यूएई के अंदर है। 1997 में हिंदू मंदिर की कल्पना की गई थी। 2015 के अंदर इस मंदिर के लिए भूमि आवंटित हुई थी और मंदिर का शिलान्यास हुआ था 2019 के अंदर। ये मंदिर की एक फोटो है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। 27 एकड़ के अंदर ये मंदिर फैला हुआ है। लगभग 700 करोड़ रुपए इस मंदिर में लागत आई है। जो मंदिर है उसको बोचास निवासी की अक्सर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, यानी जिसको बीएपीएस बोलते हैं, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। मंदिर को लेकर जीके क्या आपको क्या याद रखना है? 700 करोड़ रुपए की लागत है, 27 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, 108 फीट ऊंचा है। शिलान्यास 2019 के अंदर हुआ था, भूमि आवंटन 2015 के अंदर हुआ था, कल्पना 1997 में हुई थी। कहां पर बना था? अल वाकबा आबू धाबी के अंदर। कल इसका उद्घाटन था, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंदिरों को लेकर मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या करंट अफेयर आपको पढ़ाया है? अयोध्या के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आपको याद है 22 जनवरी को हुई थी। इसके अलावा राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। राम मंदिर में से एक इससे 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो राम मंदिर को लेकर मैंने एक अलग से क्लास बना दी आपके लिए, उस क्लास को जरूर चेकआउट कर लेना। उसके अंदर राम मंदिर को लेकर जो भी जीके बनता है वो सारा उसमें डिस्कस कर रखा है। उस क्लास की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मंदिर का डिजाइन आपको ध्यान रखना चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। इससे अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि रामलला की जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगीराज। अरुण योगीराज रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार है। राम मंदिर वो किस शैली के अंदर बना हुआ है? तो नागर शैली के अंदर इसको बनाया गया था। महाकाल लोक का निर्माण उज्जैन एमपी में किया गया था। ये भी मैंने आपको पिछले महीने करंट अफेयर में पढ़ाया था। इसके अलावा कुछ मंदिरों के कॉरिडोर हैं जो जनवरी के लास्ट वीक के अंदर बने थे। जनवरी के लास्ट वीक में मैंने आपको बताए थे। उसके अंदर जो कामाख्या मंदिर है असम के अंदर, उसके कॉरिडोर का आधारशिला रखी थी पीएम मोदी ने। इसके अलावा जो जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर है उसका उद्घाटन उड़ीसा के पुरी के अंदर किया गया था। तो आपको
ये मंदिरों को लेकर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपको बताया है उसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 कौन चुने गए हैं? दिसंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो पैट कमिंस को दिया गया था, जो कि मैंने आपको दिसंबर में पढ़ा दिया है। कल जनवरी महीने का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो चुना गया था सामर जोसेफ को। सामर जोसेफ वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 के लिए चुना गया है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज है सामर जोसेफ, जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 जनवरी महीने के लिए दिया गया है, और ये वेस्ट इंडीज के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं ये अवार्ड प्राप्त करने वाले। आयरलैंड की जो एमी हंटर है उसने महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला वर्ग जनवरी 2024 का खिताब जीता है। जो दिसंबर महीने का महिला वर्ग के अंदर जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो किसने जीता था? दीप्ति शर्मा ने जीता था, और पुरुष वर्ग के अंदर पैट कमिंस ने जीता था। जबकि जनवरी 2024 महीने का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो पुरुष के अंदर तो सामर जोसेफ ने जीता था, और वेस्ट इंडीज के पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे इसके साथ। और आयरलैंड की जो एमी हंटर है उसने महिला वर्ग का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी महीने का खिताब जीता था। यह है सामर जोसेफ की एक फोटो। इसके अलावा आईसीसी के अवार्ड के कुछ मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं जो पिछले कुछ दिनों में दिए गए थे। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला था? उस्मान ख्वाजा को मिला था, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया था? सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हैं। इसके अलावा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? सचिन रविंद्र को, आप जानते हो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर है, बहुत ही शानदार। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था नेट साइवर को, इंग्लैंड की नेट साइवर है, बल्लेबाज है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया था? चमारी अथापतु को दिया गया था, श्रीलंका की है। महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसको लिए मिला था? हेले मैथ्यूज को मिला था, वेस्ट इंडीज की है। तो आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट आईसीसी के अवार्ड थे जो कि दिसंबर और जनवरी के अंदर आईसीसी के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग ने कल ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया था। नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने और उसका जीर्णोद्धार करने के लिए इसका गठन किया गया था। इस पहल के द्वारा 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया जाएगा। ये पहल पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग ने एक पहल शुरू की है, ग्रो पोर्टल का अनावरण किया है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो बंजर भूमि होगी उसको हरा भरा किया जाएगा और 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल किया जाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहल को शुरू किया गया है। बात की जाए नीति आयोग, यहाँ पर नीति आयोग का जिक्र हुआ है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग होता क्या है? तो ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक होता है, ठीक है, जो सरकार को जो नीतिगत इनपुट है वो प्रदान करने का कार्य करता है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पॉलिटी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो जनरली पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वर्तमान के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, और सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक पोर्टल की बात हुई है, एक रिपोर्ट की बात हुई है। पोर्टल और रिपोर्ट की बात हुई है तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट है, मैंने वैसे तो सारी रिपोर्टें आपको करवा दी अच्छे से, एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, फायर पावर इंडेक्स हो गया, सारी चीजें अच्छे से करवा रखी है। 2-3 रिपोर्टें मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक LIP रिपोर्ट आई थी 2023 की, जिसके अंदर 139 देशों में से भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपको बता दी थी, भारत के अंदर 718 हिम तेंदुए हैं। इसके अलावा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 से एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये रिपोर्टें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। किसको? नवाब सलाम को। पूरा मैटर क्या है? न्यायाधीश नवाब सलाम कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको ICJ बोलते हैं, ठीक है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये नवाब सलाम की फोटो है, लेबनान के है ये। इन्होंने अमेरिका के न्यायाधीश जॉन E डोनग्यू का स्थान लिया है। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन E डोनाग्यू थे। उनके स्थान पर कौन बने हैं? नवाब सलाम बने हैं लेबनान के। युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे को ICJ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो उपाध्यक्ष तो बनाया गया है जूलिया को और अध्यक्ष बनाया गया है नवाब सलाम को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो ये UN का प्रधान न्यायिक अंग है। UN के जो 6 अंग है उसमें से एक अंग यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी।
अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया गया था। तो स्थापना तो 45 में हुई थी, कार्य 46 से शुरू हुआ है। हैंग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। जो हैंग नाम की जगह है नीदरलैंड में, उसमें जो पीस पैलेस है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ये इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक बिल्डिंग है। इसके अंदर 193 देश शामिल है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें 193 देश शामिल है। वर्तमान में अध्यक्ष आपको बता दिया है नवाफ सलाम है। इसके अलावा कुछ संगठन बताता हूं जिनके अध्यक्ष आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। यूएनओ को वर्तमान में महासचिव कौन है? जो यूएनओ उसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक है टेड्रोस अधानोम। आईएलओ के महानिर्देशक है गिलबर्ट होगबो। डब्ल्यूटीओ की महानिर्देशक है ओकोंजो इवेला। यूनिसेफ की प्रमुख है कैथरीन रसेल। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। तो आपको ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, कुछ संगठन है उनके अध्यक्ष है जिनको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। कहां पर शुरू की जाएगी? तो दुबई के अंदर। दुबई कहां पर है? आबू धाबी यूएई के अंदर दुबई है। वहां पर दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 4 बैटरी पैक के द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम सीमा 161 किलोमीटर है, यानी एक बार चार्ज करने पर 161 किलोमीटर जा सकती है। अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। यह हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा। एयर टैक्सी नेटवर्क 2026 में अपना परिचालन शुरू कर देगा, यानी 2026 में ये अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा। इसके अलावा बात हुई है दुनिया की पहली एयर टैक्सी की, तो 2024 के अंदर प्रथम चीजें क्या क्या रही है उसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद के अंदर है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा के अंदर हुई है। मथुरा कहां पर है? तो यूपी के अंदर है। देश का पहला डाई स्काई पार्क पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पहली चीजें हैं 2024 की। अगला क्वेश्चन, अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया? जो अपार है उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर शुरू किया गया? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। अपार क्या है, पूरा मैटर क्या है? तो अपार की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसको अपार बोलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उसने अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सरकार ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की प्रक्रिया शुरू की है। अपार कहा जाता है उसको। मतलब अपार क्या है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी एक स्टूडेंट की एक नेशनल आईडी बनेगी जिसके अंदर उसका जो भी एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो सारा उसके अंदर समाहित होगा। उसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की प्रक्रिया के तहत अपार कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसकी फुल फॉर्म रखी है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लेकर एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन था, उसका उद्घाटन किया था नई दिल्ली के अंदर। अपार के माध्यम से छात्रों के लिए अपनी शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। ये था अपार। अपार के अलावा कुछ प्रमुख योजनाएं मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको क्या बताई है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के अंतर्गत 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वाइट पोर्टल शुरू किया गया था। और दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एनसीपीसीआर ने घर पोर्टल का अनावरण किया था। तो ये पिछले कुछ दिनों में प्रमुख योजनाएं देखी थी, जिसके अंदर ये अपार योजना आप जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन, एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जो एएफसी एशिया कप है वो फुटबॉल का एक खिताब है, और वो किसने जीता है? कतर ने जीता है। किसको हराया है? जॉर्डन को हराया है, ठीक है। 3-1 से जॉर्डन को हराकर कतर ने एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब जीता था। एएफसी एशिया कप 2023 का आयोजन 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक कतर में किया गया था। 24 टीमों ने इसने हिस्सा लिया था। कतर ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। उपविजेता जॉर्डन रहा था। तीसरा स्थान ईरान और चौथा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा था। तो प्रथम स्थान पर तो रहा था कतर, दूसरे स्थान पर रहा था जॉर्डन, तीसरे स्थान पर रहा था ईरान और चौथे स्थान पर रहा था दक्षिण कोरिया। एएफसी एशिया कप का पहला संस्करण कब हुआ था? 1956 के अंदर हुआ था। बात की जाए एएफसी, तो इसका एएफसी की फुल फॉर्म होती है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। एएफसी होता है जिसका गठन 7 मई 1954 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। वर्तमान में महासचिव है विंडसर जॉन, एएफसी के महासचिव हैं। ये कतर की विनिंग मोमेंट की एक फोटो है। अगला क्वेश्चन, उषा किरण खान का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो कौन थी? एक साहित्यकार थी। साहित्यकार थी उषा किरण खान, जिनका कल निधन हो गया था। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान बिहार की है और इनका निधन हुआ था। इन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला था।
ठीक है, तो इनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा भी इनको बहुत अच्छे अवार्ड मिल चुके हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, महादेवी वर्मा पुरस्कार मिल चुका है, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत भारती जिसे प्रतिष्ठित सम्मान इनको मिल चुके हैं। इन्होंने हिंदी और मैथिली के अंदर कई उपन्यास लिखे थे। ये फोटो है उषा किरण खान की। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको कौन कौन से निधन पढ़ाए हैं उसका रिवाइज करवा देता हूं। केन्या के एथलीट केल्विन किप्टन का निधन हुआ था। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हुआ था। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजगी का निधन हुआ था। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ था। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ था। फिल्म निर्माता वीनो का निधन हुआ था। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ था। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ था। तो ये सारे निधन आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर नया निधन आप उषा किरण खान का जोड़ लेना, जो कि बिहार की साहित्यकार है। 2015 में पद्मश्री, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत भारती जैसे इनको प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। हिंदी और मैथिली के कई उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? जब किसी भी देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस आपातकाल का कारण एग्जाम में पूछा जाता है। तो कारण अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे आगे डिटेल एनालिसिस के अंदर। अभी तो देखते हैं आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई। तो जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश है वहां पर कल आपातकाल की घोषणा की गई थी। त्रिनिदाद और टोबैगो सरकार ने तेल से भरे एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की है। इस जहाज का तेल कम से कम 15 किलोमीटर इलाके में फैल गया। ये छोटे देश है, 15 किलोमीटर इनके लिए बहुत कुछ होता है। तो 15 किलोमीटर के अंदर एक तेल से भरा हुआ जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से तेल फैल गया और यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया। अब बात की जाए सर ये देश कौन से हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो देश कहाँ पर है? तो ये कैरिबियाई देश है। कैरिबियाई का मतलब ये छोटे छोटे द्वीप समूह वाले देश है। इनकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यह यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्यूबा, हैती नाम के कुछ द्वीप है। इसके अलावा जो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तर के अंदर यहाँ पर दो देश आते हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर यहाँ पर चलती है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? तो कीथ रोवले है जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपातकाल अभी जारी हुआ है। कुछ अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर को मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चीन ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक खोज के लिए क्विनलिंग स्टेशन खोला है। इसके अलावा ईरान में भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री मिलेगी। और मिशेल ओनील उत्तरी आयरलैंड की पहली मंत्री बनी है। पेरिस में एफिल टावर में भारत का यूपीआई लॉन्च किया गया है। पेरिस का जो एफिल टावर है वहां पर भारत का यूपीआई ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये था कुछ अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर जिसके अंदर नया ये आप अपडेट कर लेना आपातकाल वाला, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो देश के अंदर आपातकाल लगा है। जो तेल से बड़ा एक जहाज था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 15 किलोमीटर के अंदर तेल फैल गया था। इस देश के बारे में स्टैटिस्टिक्स के मैंने कवर करवा दिया है। यह था 15 फरवरी 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, उससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से एक क्लास मिलेगी, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को कर देना लाइक, एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।